कहानी के आगाज में एक औरत मोमबत्ती पकड़े हुए चल रही है और रूम में दाखिल होती है जहां उसका शौहर बेड पर सोया हुआ है। वो उस मोमबत्ती से उसके बेड पर आग लगा देती है और आग पूरे घर में फैल जाती है। इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के लोग आते हैं और पुलिस भी आती है। इस आदमी की बीवी अपने बच्चों के साथ घर से बाहर बैठी हुई है और ना कुछ बोलती है। वो गहरे सदमे में है। पुलिस ऑफिसर उसको अस्पताल ले जाने की बात करता है। उसका शौहर नर्स को बताता है कि वो उसे मारना चाहती है, जिसको सुनकर वो परेशान दिखाई देती है। पुलिस को बताती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम जलने वाली शख्स के घर जाकर उसके घर का मुआयना करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। जले हुए घर को देखने के बाद पहले वो सीन को समझकर कहते हैं कि वो आदमी जलते हुए कमरे से निकला और जहाँ जहाँ से गुजरा वहाँ आग लगती गई और इसी तरह पूरे घर को आग लग गई। एक ऑफिसर कहता है, अच्छा वो सारी कहानी समझ गया है। एक आदमी टीवी देखते हुए सो गया और अपनी ही सिगरेट से आग लगने की वजह से जल गया। तो चलते हैं, केस तो हल हो चुका है। जिस पर दूसरा ऑफिसर कहता है, नहीं रुको, मैं भी पहले समझा था, लेकिन इस कंटेनर को देखो, इसको सूंघो। जिस पर वो उसको सूंघता है और उसको कहता है, उसकी बीवी कहाँ है? अस्पताल में किरण की सास को मिलने आती है। इसी दौरान में पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है, उसको साथ चलने के लिए कहता है और किरणजीत अहलूवालिया से घर में लगने वाली आग के बारे में सवाल किए जाते, लेकिन किरण सिर्फ पंजाबी बोलना जानती और थोड़ी सी इंग्लिश जानती, जिसकी वजह से वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। इस दौरान में इंटरव्यू का गवाह कांस्टेबल जेम्स वहाँ मौजूद होता है और वो ये बात भी जानता है किरण सिर्फ पंजाबी जानती है, जिस पर वो अपने ऑफिसर से कहता है इसको ट्रांसलेटर की जरूरत है, जिसकी वजह से इसका ऑफिसर इससे गुस्से होता है और उससे कहता है अब वो इसे बताएगा कि इसे कैसे काम करना चाहिए। और वो जानता है कि ये लोग जब किसी जुर्म में पकड़े जाते हैं तभी ये अपनी जुबान ही की बात करते हैं ताकि सजा से बच सके, वरना तो ये लोग तुमसे और मुझसे भी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, इसलिए कि वो इस काम में दखल अंदाजी ना करे। वो ऑफिसर किरण से कहता है, तुम अपने शौहर के सोने का इंतजार किया और फिर वहाँ उस पर पेट्रोल छिड़का और मोमबत्ती से आग लगा दी, क्योंकि पेट्रोल की कैन पर उसके फिंगरप्रिंट्स हैं और ये उसके गुनाहगार होने के लिए काफी है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं उसने ऐसा क्यों किया। जिस पर किरण रोना शुरू कर देती है और अपने बच्चों से मिलने के लिए कहती है कि जिस पर कांस्टेबल उससे कहता है वो अपना बयान तो दे दे तो अपने बच्चों से मिलने के लिए घर जा सकती है। किरण ये बयान अपने वकील के बगैर देती है, जिसकी वजह से उसका केस आगे जाकर कमजोर हो जाता है और वो उनको कहती है कि मैं सिर्फ उसको उस दर्द का एहसास दिलाना चाहती थी जो वो मुझे देता था। यानी उसका मकसद अपने शौहर को मारने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। इसके बाद ऑफिसर अपनी टीम को किरण का बयान सुनवाता है, जिस पर वो कहते हैं ये इसके गुनाह का इकरार नहीं है, जिस पर वो कहता है तो उसने इनकार भी कहाँ किया है, ये बयान उसकी गिरफ्तारी के लिए काफी है। तो ये लोग किरण को गिरफ्तार करने का फैसला करते हैं। कांस्टेबल फिर से कहता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या वजह हुई, जो कि यूके की एक विमेन एनजीओ साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स की एक मेंबर रास्ते में गुजरते हुए एक अखबार बेचने वाले के मुंह से ये सुनते कि आज की ताज़ा खबर, एक इंडियन औरत ने अपने शौहर को जिंदा जलाने की कोशिश की। ये सुनकर वो अखबार उससे ले लेती है। राधा ये खबर अपनी साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स की मेंबर को बताती है, हमें अगला केस मिल गया है। जिस पर वो कहती है, हम यहाँ बेबस और लाचार खवातीन की मदद करते हैं, ना कि जुर्म करने वाली खवातीन की, क्योंकि ये खबर एक शौहर को मारने वाली खातून की होती है, इसीलिए वो उसको मासूम नहीं समझती हैं। लेकिन राधा कहती है वो बेकसूर है और कहती है कोई औरत अपने शौहर को क्यों जलाएगी, हो सकता है शौहर कसूरवार हो। जिस पे वो कहते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उसका केस लड़ें। जिस पर एक मेंबर कहती है अब तो उसने वकील कर लिया है, अब उसको उनकी जरूरत थोड़ी होगी। पुलिस किरणजीत अहलूवालिया को पकड़कर ले जाती है और उसको जेल भेज देती है। पुलिस किरण की चेकिंग करने के बाद एक ऑफिसर किरण को जेल के सेल तक छोड़ने आती है और कहती है होम स्वीट होम, जो के तंजिया कहती है। इसके अल्फाज सुनकर वो ख्याल में खो जाती है। कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां दीपक किरण को लेकर उसके नए घर में आता है और उसकी पट्टी से बंधी हुई आंखों को खोल के कहता है होम स्वीट होम, जिसको सुनकर किरण खुश होती है। दीपक कहता है ये हमारा घर है, जिस पर वो और उसका आने वाला बच्चा रहेगा। किरण ऑफिसर के चिल्लाने की वजह से अपने खोए हुए ख्यालों से बाहर आती है और जेल की सेल को देखती है, जो कि अब उसका घर है। जेल में पहली सुबह किरण को उसकी सेलमेट रोनी मिलती है, जो उसे खाने को कुछ देती है, क्योंकि उसने अभी कुछ नहीं खाया था, लेकिन वो लेने से इनकार कर देती है।
किरणजीत अहलूवालिया के पास उसकी वकील आती है, जिससे वो पहली बात अपने बच्चों को मिलने की करती है, जिस पर वो बताती है कि उसके बच्चे उसकी सास के पास है, इसके लिए उसे अपनी सास से ही बात करनी पड़ेगी। किरण उससे कहती है वो कब तक यहाँ से जा सकती है, जिस पे वकील कहती है आपने वकील के बगैर अपना बयान देकर गलत किया और इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, यानी उसने अपने शोहर को मारने की कोशिश की है और अगर इस पर ये जुर्म साबित हो गया तो इसको लंबे अरसे तक ही यहाँ रहना पड़ेगा। वकील उससे कहती है आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर किरण बताती है कि वो अपने शोहर से डरती थी। वकील कहती है लेकिन आप अपने शोहर से क्यों डरती थी। इस सवाल पर किरण खातून वकील के साथ आए मर्द वकील की तरफ देखती है, जिस पर वो वकील समझ जाती है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है, जिससे वो अपने साथ वकील को कुछ देर बाहर जाने को कहती है। जिसके बाद किरण अपने कमर पर से शर्ट को हटाकर वकील को अपनी कमर दिखाती है, जिस पर मार की वजह से काफी गहरे नील पड़े होते हैं, जिसको देखकर वो परेशान होती है और उससे पूछती है ये उस रात हुआ था, जिस पर किरण कहती है नहीं ऐसा हर दिन होता है और वो उसका जुल्म 10 साल से बर्दाश्त कर रही थी। जिस पर वकील कहती है मिसेस अहलूवालिया आपके शौहर इस वक्त सो रहे थे जब आपने उनको आग से जलाने की कोशिश की और उस वक्त वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, तो हम आपको कैसे बचाएंगे, कैसे आपके लिए सेल्फ डिफेंस का केस दायर करेंगे, जो कि काफी मुश्किल काम है। वो कहती है इसकी कंडीशन देखकर उसको उससे पूरी हमदर्दी है, लेकिन इनका बचना मुश्किल है, लेकिन वो कोशिश जरूर करेगी। ये कहकर वो चली जाती है। वकील किरण को उसकी जरूरत की कुछ चीजें देकर जाती है, जिनको किरण देख रही होती है और वो एक ड्रेस को देखती है और कहानी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां वो यही ड्रेस पहने हुए है। किरण ये ड्रेस पहनकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब दीपक से उस ड्रेस के बारे में पूछती है तो वो उस ड्रेस में कैसी लग रही है, जिस पर दीपक कहता है गोरी कुड़ियां दी कापी ना करया कर, बहुत बकवास लगता है, और उसको गुस्से से कपड़े बदलने को कहता है। कहानी दोबारा प्रेजेंट में दिखाया जाता है। किरण जेल में पहले दिन खाना नहीं खाती, लेकिन आखिर भूख की वजह से पहली बार खाना खाने जाती है। खाना ट्रे में लेकर टेबल पर बैठती है, जहाँ रोनी और उसकी दोस्त को देखकर कहती आखिर उसे भूख लग ही गई। किरण खाना लेने के बाद खाने को देख रही होती है और फिर से ख्यालों में खो जाती है। कहानी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है किरण दीपक की एक दोस्त के साथ एक होटल में खाना खा रही है। दोनों खाने की तारीफ करते हैं। दीपक का दोस्त दीपक और उसकी बीवी के लिए होटल में एक सॉन्ग डेडिकेट करता है, जिस पर सब लोग उनको चीयर करते हैं और दीपक का दोस्त दीपक को उसकी बीवी के साथ डांस करने को कहता है, लेकिन दीपक कहता है उसे कहाँ डांस आता है, अगर किरण डांस करना चाहती है तो तुम उसके साथ डांस कर सकते हो। जिस पर दीपक खुद किरण को इजाजत दे देता है और उसके दोस्त के साथ डांस कर सकती है। दोनों डांस फ्लोर पर डांस करते हुए आपस में कुछ बातें भी करते हैं। किरण हंसकर उससे बात कर रही होती है। दीपक इन दोनों को एक साथ देखकर जेलस होता है। किरण और दीपक घर आते हैं। दीपक किरण से कहता है लगता है तुम्हें मेरा दोस्त अच्छा लगा। किरण दीपक के दोस्त की तारीफ करने लगती है, जिसको सुनकर दीपक को गुस्सा आ जाता है और वो किरण को जोर से मारता है। किरण को चोट लग जाती है। दीपक उससे माफी मांगता है और कहता है मैं बस तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। किरण जेल में खाना खा रही होती है। वहाँ एक कैदी डोरी किरण को कमजोर देखकर उससे खाना छीन लेती है। रोनी ये सब देख रही होती है और डोरी को किरण का खाना वापस करने को कहती है। डोरी उससे भी बदतमीजी करती है। रोनी उसको मारती है और किरण का खाना वापस करती है। वुमेन सपोर्ट ग्रुप की मेंबर राधिका किरण से मिलने जेल में आती है और अपने सपोर्ट ग्रुप के बारे में किरण को बताती है कि हमारा साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स के नाम से एक सपोर्ट ग्रुप है जो ऐसी लड़की की मदद करता है जिन पर उनके शौहर तशद्दुद करते हैं और उनको मारते पीटते हैं। राधिका किरण से पूछती है जेल की इंतजामिया उसके साथ कैसा सलूक करती है। किरण कहती है मैं यहाँ आजाद हूँ। राधिका ये सुनकर हैरान होती है। दीपक अस्पताल में मर जाता है। किरण की वकील उसको दीपक के मरने के बारे में बताती है। किरण ये सुनकर रोने लगती है। किरण की वकील बताती है कि मैं तुम्हारी सजा कम से कम करवाना चाहती थी, लेकिन दीपक के मरने के बाद उसके घर वाले तुम्हारे खिलाफ कत्ल का मुकदमा करवा रहे हैं। अब तुम्हें उम्र कैद भी हो सकती है। किरण दीपक के आखिरी रस्मात अदा करती है। कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। किरण और दीपक की शादी का दिन है। किरण अपनी बहन से पूछती है मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ। किरण की बहन कहती है
वो मेरे देवर का दोस्त है, बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। किरण के केस की सुनवाई होती है। दीपक का एक वकील दीपक की तस्वीर अदालत और जूरी को दिखाता है, साथ जलने की भी वजह बताता है, जिस पर बताया जाता है कि दीपक पर जो पेट्रोल डाला गया है उसमें कुछ केमिकल शामिल थे, जो पेट्रोल के साथ दीपक के जिस्म पर चिपक गया था और दीपक का जिस्म काफी देर तक जलता रहा था, जिसकी वजह से जिल्द हड्डी तक सड़ गई थी और दीपक के मरने की वजह बना। दीपक के जले हुए जिस्म की तस्वीरें देखकर लोग हैरान होते हैं। फिर दीपक की मां को अदालत में बुलाया जाता है। वो उससे उसकी बहू किरण के रवैये के बारे में पूछा जाता है। किरण की सास कहती है उसकी बहू एक घुमंडी औरत है, मेरे बेटे पर हमेशा हुक्म चलाती थी। फिर वकील कहता है कि किरण के वकील ने दीपक पर इल्जाम लगाया है कि दीपक किरण को मारता पीटता था। क्या आप बताएंगी ऐसा कुछ आपके सामने हुआ या नहीं? कहानी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। किरण की सास किरण को खाना बनाना सिखा रही होती है कि अचानक दीपक घर आता है और किरण से कहता है तुमने मेरे ऑफिस में कॉल करके मेरी बेइज्जती करवाई। किरण कहती है आप अपनी बेइज्जती खुद करवाती हो और अपनी सास को बताती है, माँ जी ये किसी गोरी के साथ जाता है और इसके बॉयफ्रेंड ने घर कॉल करके धमकी दी थी। ये सुनकर दीपक को गुस्सा आ जाता है और किरण को बुरी तरह मारता है और इसकी जान लेने की कोशिश करता है। अगर उसकी माँ किरण को ना बचाती तो वो किरण को भी मार सकता था। कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। किरण की सास अदालत में झूठ बोलती, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं था, उसने कभी किरण को नहीं मारा था। वकील कहती है आपके बेटे ने घर खुद छोड़ा था पर आपने कहा उसको किरण ने निकाला था, जबकि आपका बेटा खुद घर छोड़कर गया था और किरण की मिन्नत करके उसे घर बुलाती है। ये सब किरण ने एक खत में लिखा था जो वो अदालत में पेश करती है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इंस्पेक्टर को अदालत में बुलाया जाता है। उस ऑफिसर का सीनियर ऑफिसर उसे अदालत में झूठ बोलने को कहता है। ऑफिसर कहता है ये डिफेंस वकील दोगले होते हैं। ये किरण को बचाने के लिए अदालत में साबित करना चाहती है कि हादसे के वक्त किरण अपने होशो हवास में नहीं थी और उसे अपने हक का इस्तेमाल करने का पता नहीं था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इंस्पेक्टर कहता है तो सही बात है, मैं झूठ क्यों बोलूं? किरण अपने होशो हवास में नहीं थी। उसका सीनियर ऑफिसर कहता है नहीं। इसका सीनियर ऑफिसर कहता है तुम यही कहोगे वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इंस्पेक्टर अदालत में झूठ बोलता है कि हादसे के वक्त किरण अपने होशो हवास में थी और बिल्कुल ठीक थी। किरण की वकील एक डॉक्टर को गवाह के तौर पर पेश करती है और डॉक्टर किरण को जानती है। कहानी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। किरण और दीपक इस डॉक्टर के पास आते हैं। किरण के हाथ की हड्डी टूटी थी और डॉक्टर किरण के जिस्म पर नील के निशान देखती है और किरण से पूछती है क्या वो वाकई सीढ़ी से गिरी है। किरण की बजाय दीपक डॉक्टर को जवाब देता है हमारा बच्चा बहुत शरारती, वो हमेशा खिलौने इधर उधर फेंक देता है, इसलिए किरण किसी खिलौने की वजह से सीढ़ी से गिर गई। डॉक्टर को किरण के जख्म देखकर शक हो जाता है कि किरण की चोटें गिरने से नहीं बल्कि उसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है। इसलिए वो दीपक को रूम से बाहर जाने को कहती है कि वो किरण का मजीद चेकअप करना चाहती है। ऐसा वो इसलिए करती है कि वो अकेले में किरण से असल बात पूछ सके, लेकिन दीपक को पता चल जाता है कि डॉक्टर जान चुकी है कि किरण सीढ़ी से नहीं गिरी बल्कि उस पर तशद्दुद हुआ है। इसीलिए दीपक को जबरदस्ती अस्पताल से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर किरण को रोक कर कहती है अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन किरण शोहर के डर से कहती है नहीं मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वकील डॉक्टर के जरिए साबित करती है कि किरण पर दीपक तशद्दुद करता है, किरण पर जुल्म करता है। वकील किरण को अपने हक में बात करने को कहती है क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उसको बचाने के लिए अगर वो अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में बताएगी तो जूरी में मौजूद औरतों को उससे हमदर्दी होगी। किरण कहती है मैं सही से बता नहीं पाऊंगी, लोग हंसेंगे मुझ पर, इसमें शर्म की बात है। वकील कहती है सच बोलने में कैसी शर्म, और शर्म दीपक को आनी चाहिए तुम्हें नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ गलत किया। किरण अदालत में जाती है। वकील के पास कोई और गवाह नहीं होता, इसलिए वो इशारे से किरण को गवाह के तौर पर आने को कहती है, लेकिन किरण इशारे से मना कर देती है। जब वकील के पास कोई दलील नहीं होती तो जज अपना फैसला सुनाता है, जिस पर वो कहता है मुजरिम ने तशद्दुद के 2 घंटे बाद अपने सोए शोहर पर पेट्रोल छिड़ककर उसको मारने की कोशिश की है, इसलिए उस पर जुर्म साबित होता है और मुजरिम की सेल्फ डिफेंस या प्रोवोकेशन की अपील पर भी गौर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दीपक किरण को उस वक्त मार नहीं रहा था, जिसकी वजह से किरण दीपक से खुद को बचाने के लिए मारती है, या उस वक्त दीपक उसको ऐसा करने पर उकसा नहीं रहा, इसलिए अगली पेशी तक जूरी के फैसले का इंतजार किया जाए। वकील किरण को एक बार फिर समझाती है कि वो अपने हक में बोले
किरण कहती है मैंने पाप किया है तो मुझे सजा मिलेगी। जज जूरी के मेंबर से उनका फैसला पूछता है। जूरी का एक मेंबर कहता है किरण इस केस में मुजरिम साबित होती है। ये सुनकर जज अपना फैसला सुनाता है कि किरण पर कत्ल साबित हो गया है, इसलिए किरण को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ये सुनकर किरण दुखी होती है। किरण की वकील भी किरण की तरफ बेबसी से देखती है कि मैं अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। किरण जेल में रोनी से दोबारा मिलती है। किरण की मदद करने की वजह से वो किरण की दोस्त बन जाती है। रोनी किरण को अपने दोस्तों से मिलवाती है जो अपने अपने क्राइम बताती है। किरण को रोनी के जुर्म का भी पता चलता है। किरण सुनकर हैरान होती है। रोनी ने अपने शौहर को कत्ल किया था। किरण वजह पूछती है। रोनी बताती है वो मुझे मारता था और बहुत जुल्म करता था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया और मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। किरण के वकील किरण को बताती है कि जज ने उसकी सजा को कम कर दिया है, अब उसे 12 साल की सजा हो गई है। उसमें हिरासत के टाइम को भी कट किया जाएगा, तो इस तरह तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। किरण ये सुनकर दुखी होती है और वकील से कहती है क्या मैं 12 साल तक अपने बच्चों से नहीं मिल पाऊंगी। राधिका एक बार फिर किरण से मिलने आती है और किरण से कहती है वो इसके केस के दौरान वहाँ आती रही है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारी अपील का वक्त निकल रहा है, इसलिए कोई अच्छा वकील करें जो तुम्हारी मदद कर सके। मदद लफ्ज सुनकर किरण राधिका से कहती है क्या वाकई आप मेरी मदद करना चाहती हैं? तो आप मेरे बच्चों से मुझे मिलवा दें। ये सुनकर राधिका हैरान रह जाती है। राधिका किरण की सास के पास जाती है, उसकी मिन्नत करती है कि वो किरण को बच्चों से मिलने दे, लेकिन किरण की सास ये कहकर मना कर देती है मेरे बेटे की कातिल है, इसलिए वो बच्चों को कभी किरण से मिलने नहीं देगी, इसलिए वो यहाँ से चली जाए। राधिका अपने सपोर्ट ग्रुप के मेंबर से इस बारे में बात करती है, लेकिन ग्रुप के लोग कहते हैं ये बहुत मुश्किल काम है। इनमें से एक मेंबर कहता है किरण की सास अदालत के ऑर्डर के बगैर किरण को कभी मिलने नहीं देगी। राधिका ये सुनकर खुश हो जाती है, कहती है तुमने तो मुझे अच्छा आइडिया दे दिया। बाकी मेंबर ये सुनकर हैरान होते हैं कि राधिका को क्या हो गया है। राधिका किरण की सास के घर जाती है, उसको एक पेपर दिखाती है। किरण की सास इंग्लिश नहीं पढ़ सकती, वो राधिका से कहती है इसमें क्या लिखा है। राधिका कहती है इसमें लिखा है कि आपको अदालत की तरफ से ऑर्डर दिया जाता है कि किरण को उसके बच्चों से मिलने दिया जाए। किरण की सास कहती है अगर मैं इनकार करूँ तो, जिस पर राधिका कहती है तो फिर बच्चों को आप भी जेल में मिलने के लिए जाना पड़ेगा। राधिका किरण के बच्चों को किरण के पास लेकर जाती है और किरण बच्चों से मिलकर बहुत खुश होती है। राधिका किरण की फैमिली की खुशी देखकर खुश होती है। राधिका बच्चों को लेकर वापस जाती है जहाँ वो अपने सपोर्ट ग्रुप के एक मेंबर को बताती है कि बच्चों से मिलने के बाद किरण ने अपने केस के लिए उसको इजाजत दे दी है, अब वो उसका केस लड़ेंगी। वो मेंबर फिर पूछती है तुमने किरण की सास को कैसे बनाया, जिस पर राधिका उसको एक पेपर दिखाती है। पेपर को देखकर वो कहती है ये तो कोई पुराना अदालती ऑर्डर है। राधिका कहती है किरण की सास कौन सा इंग्लिश पढ़ना आती है, इसीलिए मैंने चांस लिया और कामयाब भी होगी। जेल में कैदियों के लिए खत आते हैं। रोनी को एक खत मिलता है जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है। किरण रोनी की दोस्त है, उससे अपनी खुशी की वजह पूछती है। वो बताती है रोनी के लिए उसकी बेटी का खत आया है, वो 14 साल की है। रोनी ने उसे एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया है। रोनी की अपील के मुकम्मल होने तक वो बोर्डिंग स्कूल में रहेगी। राधिका किरण के वकील के पास जाती है किरण की अपील के बारे में बात कर सके, लेकिन वो वकील कहती है कि किरण को कानून के मुताबिक बिल्कुल सही सजा हुई है, मैं किरण के लिए और कुछ नहीं कर सकती हूँ। राधिका कहती है ठीक है, मैं किरण के लिए कुछ और हल सोचती हूँ। किरण जेल में दीपक की वजह से आने वाले ख्वाब की वजह से डर जाती है। कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। दीपक आधी रात को नशे में धुत होकर घर आता है। किरण उसके हाथ से शराब की बोतल ले लेती है। दीपक को नशे में देखकर हैरान होती है। इसी दौरान में दीपक किरण के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन किरण उससे दूर भागती है। दीपक किरण के पीछे रूम में जाता है और किरण के साथ जबरदस्ती करता है। किरण ये सब ख्वाब में देखकर परेशान होती है और दीपक के जुल्म और ज्यादतियों को याद करके रोती है। रोनी किरण को इस तरह परेशान देखकर उसको तसल्ली देती है कि ये सब उसका ख्वाब था, अब सब ठीक है। किरण रोनी को बताती है मैंने अपने शोहर को मारा है क्योंकि वो मुझे मारता था, इसलिए कि कई औरतों से ताल्लुकात थे। कभी कभी तो वो ये कहते हुए किरण रोने लगती है। रोनी किरण की बात समझ जाती है। रोनी कहती है कभी कभी तुम्हारा रेप करता था और तुमने उसे मार दिया तो बहुत अच्छा किया, इसकी यही सजा थी। किरण रोनी की दोस्त बन जाती है और उसको अपने बारे में बताती है कि वो अपने 9 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और अपने घर की लाडली बेटी थी। वो वकील बनना चाहती थी, लेकिन माँ बाप के मरने के बाद उसकी छोटी सी उम्र में शादी कर दी गई। शोहर ने पढ़ने की इजाजत न दी। रोनी कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रोनी किरण को जेल की लाइब्रेरी से इंग्लिश की कुछ किताबें पढ़ने को देती है। किरण इन किताबों को पढ़ती है, इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखती है। रोनी किरण को पढ़ने में मदद करती है।
किरण जेल में काम करती है, जिसके बदले जेल की इंतजामिया काम करने वाली कैदी औरतों को पैसे देती है। किरण को सिलाई कढ़ाई के काम के बदले में पैसे मिलते हैं। किरण इन पैसों को देखती है। कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। दीपक घर के खर्चे के सारे पैसे लेकर जाने लगता है। किरण उसे रोकती है कि घर का खर्च कैसे पूरा होगा अगर वो सारे पैसे ले लेगा, क्योंकि किरण को पता है कि दीपक ये सारे पैसे शराब, नशे और औरतों पर उड़ा देगा। दीपक किरण को गुस्से में धक्का दे देता है। किरण प्रेग्नेंट होती है। किरण सीढ़ियों से गिर जाती है। दीपक किरण को पकड़ता है और उससे कहता है, तुम मुझे क्यों गुस्सा दिलाती हो? बच्चा ठीक है ना? किरण दर्द की वजह से रोने लगती है और दीपक इससे माफी मांगता है। कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। राधिका किरण के बच्चों को लेकर जेल आती है। किरण इसका शुक्रिया अदा करती है। राधिका किरण के मुंह से अच्छी इंग्लिश और सही एक्सेंट सुनकर हैरान होती है और किरण की तारीफ करती है। वो अब अच्छी इंग्लिश बोलना सीख चुकी है। किरण कहती है कि रोनी की वजह से ये हुआ है। रोनी ने मुझे इंग्लिश बोलना और पढ़ना सिखाया है। रोनी राधिका से किरण की अपील के बारे में पूछती है। राधिका कहती है, हमें 1 साल हो गया है अपील किए हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ और कोई अच्छा वकील पैसों के बगैर कैसे किरण का केस लड़ेगा। रोनी ये सुनकर कुछ सोचने लगती है। ग्लैडिस पहली बार किरण से अपनी फैमिली के बारे में बात करती है और वो बताती है इसकी 2 बेटियां हैं। अचानक उसका रवैया दोबारा सख्त हो जाता है, क्योंकि ग्लैड्स अपने क्राइम किसी को नहीं बताती। किरण ग्लैडिस के रवैये को देखकर हैरान होती है। एक वकील उसकी बहन की कॉल आती है। ये वकील रोनी का भाई होता है। वो अपने भाई से किरण के केस के बारे में बात करती है और किरण की मदद करने को कहती है। ये वकील राधिका और गुप्ता को अपने ऑफिस बुलाता है। दोनों ऑफिस में हैरान परेशान बैठे होते हैं कि आया इनको यहाँ क्यों बुलाया गया है। दोनों वकील से मिलते हैं। वकील गुप्ता को किरण के केस की स्टडी के लिए अपने ऑफिस फ्री इस्तेमाल करने को कहता है। वकील कहता है, मैं किरण की अपील दायर करूंगा। राधिका पूछती है, वो इनकी मदद क्यों कर रहा है? वो जितना बड़ा वकील है उसकी फीस हमारा इदारा नहीं दे सकता। वकील कहता है, ये काम फ्री कर रहा हूँ और किसी के कहने पे कर रहा हूँ। क्या तुम लोग इस बारे में नहीं जानते हो? मुझे लगा तुम लोग को पता है इस बारे में। फिर वो वकील बताता है कि जेल में उसकी बहन रोनी है, जो किरण की अच्छी दोस्त है और उसी ने मुझे किरण की सिफारिश की है। मेरी और मेरी बहन की कभी नहीं बनती थी, इसलिए उसने कभी अपने केस के लिए भी मेरी मदद नहीं ली। क्योंकि रोनी ने किरण की सिफारिश की है तो यकीनन वो किरण के लिए बहुत हमदर्दी रखती होगी, इसलिए वो किरण की मदद कर रही है। राधिका ये सुनकर खुश हो जाती है कि रोनी ने उनकी मदद की है। राधिका किरण को इस बारे में बताती है कि किरण रोनी के पास जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसने इस केस की अपील के लिए उसकी मदद की थी। राधिका और उसके सपोर्ट ग्रुप की लड़कियां किरण के केस के लिए इश्तेहार जगह जगह लगाती हैं, जिसमें किरण की अपील के बारे में लिखा होता है। जेल में अचानक कैदी औरतें दौड़कर एक जगह इकट्ठी होती हैं। किरण इनसे वजह पूछती कि इसकी दोस्त बताती है ग्लैडिस को कुछ हुआ है। डोरेन ग्लैडिस को धमकी दे रही होती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। मैंने गार्ड को सब कहते हुए सुन लिया था। बड़ी मासूम बनती हो, अगर मैंने तुम्हारे बारे में उनको बता दिया तो ये सब तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे, इसलिए तू हमेशा गूंगी बनी रहती थी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ग्लैडिस डर रही होती है। इसी दौरान में किरण डोरेन को ग्लैडिस से दूर रहने को कहती है। ये सुनकर अब डोरेन किरण के पीछे पड़ जाती, इसलिए कहती है, लगता है इसकी जगह तुम्हें मारना पड़ेगा। इसी दौरान में रोनी वहाँ आ जाती है और डोरेन को वहाँ से जाने को कहती है और उससे कहती है अगर वो यहाँ से ना गई तो बहुत बुरा होगा। इसी दौरान में ग्लैडिस रोने लगती है। आज पहली बार ग्लैडिस की दोस्तों को इसके क्राइम का पता चलता है, क्योंकि ग्लैडिस को अपने क्राइम के बारे में बात करना पसंद नहीं था। ग्लैडिस उनको बताती है कि ये एक हादसा था। मैं इन दिनों बहुत शराब पीती थी, मेरी आंख लग गई थी। खाना पकाने के दौरान मैंने प्रेशर कुकर पर तौलिया रख दिया था, जिसकी वजह से आग भड़क गई। पूरे घर में आग लग गई थी। मुझे मेरे पड़ोसी ने बाहर निकाला, लेकिन वो मेरी बेटियों को ना बचा सका। वो चीखती चलाती रही, मेरी बेटियां मर गई और दुख से रोने लगती है। किरण और बाकी दोस्तें ये सब खामोशी से सुनती रहती है और ग्लैडिस के लिए दुखी होती है। राधिका किरण के पास आती है और किरण को अपनी कहानी लोगों को बताने के लिए कहती है। किरण कहती है, मैं घर की बात कैसे बताऊंगी, मुझे शर्म आती है और मुझे अंग्रेजी नहीं आती। राधिका कहती है, तुम वैसे ही बताओ जैसे मुझे बताती हो, और तुम अपनी कहानी पंजाबी में लिखो और तुम अपनी कहानी को शर्म की बात मत समझो। तुम्हारी कहानी से बहुत सारी औरतों को इंस्पिरेशन मिलेगी। हम तुम्हारे हक में रैली निकालेंगे। रैली के लिए इश्तेहार जगह जगह लग चुके हैं। इस रैली से तुम्हें सपोर्ट मिलेगी। तुम अपनी आजादी और अपने बच्चों के बारे में सोचो। बच्चों का सुनकर किरण में हिम्मत आ जाती है। किरण अपनी कहानी को लिखती है। राधिका किरण की कहानी को
रैली के दौरान पड़ती है। उसको मीडिया के जरिए टीवी पर भी दिखाया जाता है। इस तकरीर को किरण की सास और किरण भी अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ टीवी पर सुनती है। इस कहानी को किरण के केस का इन्वेस्टिगेशन कांस्टेबल भी सुनता है। किरण की कहानी में राधिका ये बताती है कि मेरा ताल्लुक जिस खानदान से है वहाँ लड़कियों को खानदान की इज्जत समझा जाता है और इज्जत को बचाने के लिए जिल्लत और जुल्म सहना सिखाया जाता है और बेटियों से कहा जाता है कि इज्जत का पास रखा जाए चाहे कुछ भी हो जाए। शादी के 10 साल बाद मैं चुपचाप अपने शोहर के जुल्म और ज्यादती सहती रही और किसी को पता भी न चला। मैं शोहर की जेल से निकलकर कानून की जेल में कदम रखा और यहाँ आकर मुझे पहली बार जिंदगी में आजादी का एहसास हुआ। राधिका की तकरीर सुनकर सब मुतासिर होती है, यहाँ तक कि किरण के केस का इन्वेस्टिगेशन कांस्टेबल भी ये सुनकर बहुत मुतासिर होता है। जेल में रोनी और सारे फ्रेंड्स भी किरण की कहानी सुनकर किरण को दाद देती हैं और रोनी की दुश्मन टोरे भी ये सुनकर तालियां बजाने पे मजबूर हो जाती है। राधिका को भी स्पोर्ट ग्रुप के लोग कामयाब तकरीर पर दाद देते हैं। स्पोर्ट ग्रुप के एक मेंबर अनिल गुप्ता किरण के केस का इन्वेस्टिगेशन कांस्टेबल के घर जाता है। मैं तुम्हें किरण की रिहाई के लिए की जाने वाली रैली में देखा था। कांस्टेबल इससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है किरण के बचने के लिए कितने चांसेस है? गुप्ता कहता है इसके बचने के कम चांसेस है। इस दौरान में गुप्ता इस केस के मुतालिक पूछता है कि केस की FIR के मुताबिक आपने बता दिया था कि जब आप किरण के घर पहुँचे वो उस वक्त होशो हवास में थी, जिस पर कांस्टेबल कहता है नहीं वो होश में नहीं थी, मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे अपनी नौकरी बचानी थी। सच्चाई की जगह मैंने अपने कैरियर को अहमियत दी, इसलिए अदालत ने झूठ बोला। फिर कहता है सुना है अपना जुर्म कबूल करने से दिल हल्का हो जाता है, क्या ये सच है? गुप्ता कहता है सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। रोनी अपनी अपील के लिए वकील से मिलने के लिए तैयार होती है। इसी दौरान में किरण और उसकी फ्रेंड्स उसको विश करती हैं कि उसकी अपील अच्छी रहे। राधिका और गुप्ता एक डॉक्टर के पास मशवरे के लिए जाते हैं। वो कागजात पढ़ने के बाद उनसे कहता है किरण ने अपने पहले बयान में जो कुछ कहा वो असल में उसका इकबाली जुर्म है, जिसकी वजह से उसे जो कानूनी सजा है वो सही, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। राधिका फिर कहती है इसका कोई तो हल होगा, जिस पर वो कहता है केस में साइकोलॉजी टेस्ट में किरण को डिप्रेशन का शिकार लिखा गया, जिस पर राधिका कहती है तो क्या हमें किरण को बचाने के लिए इसको पागल करार देना होगा? राधिका गुस्से से कहती है ये कैसी दुनिया है जहाँ एक औरत को इंसाफ पाने के लिए पागल होना पड़ता है और मर्द के लिए गुस्सा काफी है। गुप्ता राधिका को मजीद बोलने से रोकता है और डॉक्टर के मशवरे के लिए शुक्रिया कहता है। किरण रोनी के पास आती है। किरण कुछ पढ़कर रो रही होती है। किरण वजह पूछती है। रोनी किरण को बताती है कि उसके वकील ने बताया था कि उसकी अपील होना नामुमकिन है, अब वो कभी जेल से बाहर नहीं जा पाएगी। रोनी अपनी बेटी के बारे में किरण को बताती है। मेरी बेटी को लोग कातिल की बेटी कहते हैं, मेरी बेटी के कई झगड़े मेरी वजह से हो चुके हैं, देखो मैं कितनी बुरी माँ हूँ। किरण उसको तसल्ली देती है कि वो एक अच्छी माँ है। स्पोर्ट ग्रुप के मेंबर्स किरण के केस के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और एक मेंबर कहता है किरण के वकील ने उसके केस की प्रोवोकेशन की अपील क्यों नहीं की, जिस पर गुप्ता कहता है कि किरण के केस में प्रोवोकेशन लागू नहीं होता क्योंकि इस दिन दीपक ने किरण पर हमला जरूर किया था, लेकिन किरण ने 2 घंटों के बाद दीपक का मर्डर किया है। इस कानून में 2 घंटों को कूलिंग डाउन पीरियड मानता है, जिसकी वजह से प्रोवोकेशन केस नहीं बनता और किरण के पास ठंडे दिमाग से सोचने का काफी टाइम था, इसलिए प्रोवोकेशन नहीं है, मैनस्लॉटर नहीं बल्कि मर्डर केस बनता है। जिस पर राधिका कहती है ये समझना इतना मुश्किल क्यों है? इस रात 10 साल तक सहने वाले जुल्म, रेप, अजियत को किरण मजीद बर्दाश्त ना कर सकी। उस रात जो हुआ, उस रात ज्वालामुखी फट गया और किरण ने वो सब कुछ कर दिया। जिस पर गुप्ता कहता है तुमने सही कहा, हम इसको बुनियाद बनाकर अपील कर सकते हैं। जज ने किरण पर होने वाले जुल्म, ज्यादती को केस में शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से किरण मजलूम और साबित हो सकती थी। जूरी को किरण से हमदर्दी होती। हम अपील में कह सकते हैं कि जूरी को इस दिन गुमराह किया गया था। किरण रोनी को ढूंढते हुए बाकी फ्रेंड्स के पास आती है। उनमें एक बताती है कि उसको बाथरूम की तरफ जाते देखा था। किरण रोनी को ढूंढते हुए बाथरूम जाती है। किरण उसको आवाजें देती है। जवाब ना पाकर किरण बाथरूम के दरवाजे खोलकर देखती है। एक दरवाजा नहीं खुलता। किरण को वहाँ खून नजर आता है। दूसरे बाथरूम की दीवार से अंदर झांकती है। रोनी खून से लथपथ बेहोश पड़ी होती है। रोनी ने अपील की रिजेक्शन की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की कोशिश की थी। डॉक्टर हैरान होता है कि कोई प्लास्टिक से कैसे खुदकुशी कर सकता है, इसके लिए तो बड़ी हिम्मत चाहिए और किरण की तारीफ करता है कि रोनी खुशकिस्मत थी
कि तू वहाँ पहुँच गई। किरण कहती है क्या वो बच जाएगी? डॉक्टर हाँ में जवाब देता है। पुलिस ऑफिसर किरण की तारीफ करती है कि आज उसकी वजह से वो कई कागजी कार्रवाइयों से बच गई, वरना इस वाकये की वजह से उसकी जॉब भी जा सकती थी। किरण रोनी की ये हालत देखकर दुखी होती है। किरण अपनी अपील के लिए जाने से पहले तैयार होती है। उसकी फ्रेंड्स किरण का मेकओवर करती है और किरण की लुक बहुत बदल जाती है। जेल की बाकी कैदी भी किरण की नई लुक देखकर हैरान होती है और उसकी अपील के लिए उसको विश करती है। किरण खुशी खुशी जेल से अपील के लिए जाती है। रास्ते में किरण मर्डर वाले दिन के वाकयात को याद करती है। कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किरण कपड़े इस्त्री कर रही होती है। दीपक घर आता है और किरण से पूछता है बैंक में से पैसे क्यों निकलवाए? ये पैसे मेरे थे, तुम्हारे बाप के नहीं। किरण तंजी अल्फाज से कहती है मैंने खर्च कर दिए हैं और वो भी आपके बेटे के खाने पर। ये सुनकर दीपक को गुस्सा आ जाता है। गरम इस्त्री पकड़कर किरण के चेहरे की तरफ करके कहता है तुझे बड़ा गरूर है अपने खूबसूरत चेहरे पर, जला दूं इसको? और कहता है ये मेरा घर है, मेरा पैसा है, चाहे दूसरी औरतों पे उड़ाऊं या अय्याशी करूं, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? और किरण को धक्का दे देता है। किरण दुख और तकलीफ की वजह से रोने लगती है। इस वाक़ये की वजह से किरण को दीपक पर गुस्सा आता है। रात को अंधेरे में मोमबत्ती पेट्रोल लेकर दीपक के कमरे में जाती है। इसके पैरों पर पेट्रोल डालती है, लेकिन इसी दौरान में पेट्रोल की आवाज की वजह से दीपक की आंख खुल जाती है। जैसे ही टांग को उठाता है किरण के हाथ से पेट्रोल का कंटेनर और मोमबत्ती बेड पर गिर जाती है और आग लग जाती है। किरण शोहर से डरी हुई दीपक को आग में जलता हुआ देखती रहती है। किरण अपना होश खो बैठती है। किरण अपने शोहर को बस डराना चाहती थी। वो दीपक को जलने की वजह से होने वाली तकलीफ का एहसास दिलाना चाहती थी, इसलिए किरण ने दीपक पर पेट्रोल डाला, लेकिन हकीकत में कुछ और ही हो गया। वो दीपक को नहीं मारना चाहती थी। कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। अदालत में किरण का वकील जज के सामने किरण की अपील पेश करता है, जिसमें वो कहता है कि किरण के केस में प्रोवोकेशन के नुक्ते पर दोबारा गौर किया जाए, क्योंकि किरण जैसी औरत जो 10 साल से अपने शोहर के हर जुल्म, ज्यादती और बेइज्जती को बर्दाश्त कर रही थी, किरण के केस में किरण पर होने वाले जुल्म, घरेलू तशद्दुद को भी शामिल किया जाए, क्योंकि पहले जज ने तशद्दुद को केस में शामिल ही नहीं किया था। और इसके अलावा किरण के केस की साइकोलॉजी टेस्ट की रिपोर्ट अभी सामने आई है, जिसमें डॉक्टर ने वाजिया लिखा था कि वाकये के वक्त किरण डिप्रेशन में थी और शोहर के डर की वजह से कुछ भी सोचने समझने से कासिर थी। वकील जज से ये भी कहता है कि इन्वेस्टिगेशन कांस्टेबल किरण की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गलत बयानी की थी, जबकि असल रिपोर्ट के मुताबिक किरण वाकये के वक्त अपने होशो हवास में नहीं थी। जज किरण के केस की अपील कबूल कर लेता है और केस की सुनवाई की डेट देता है। ये सुनकर सब खुश होते हैं कि अब किरण की रिहाई मुमकिन हो सकती है। राधिका गुप्ता के साथ बार में ड्रिंक करती है और इसी दौरान राधिका कहती है कल हमारी जीत होगी या हार? गुप्ता कहता है तुम इस केस को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? जिस पर राधिका कहती है हाँ ये है मेरे लिए एक सीरियस बात। राधिका गुप्ता को बताती है कि मेरी बहन हमेशा मुझे कहती थी वो नींद में चलते हुए किसी चीज से टकरा गई है, इसलिए उसके चोट लग गई है, और मैं इसकी हर बात पर यकीन कर लेती थी। कभी भी समझ ना पाई कि वो शैतान मेरी बहन को 6 साल तक बुरी तरह पीट रहा था और मेरी बहन ने 6 साल बाद खुदकुशी कर ली। गुप्ता को ये बात पहली बार पता चलती है। वो राधिका को तसल्ली देता है कि वो परेशान ना हो। जज वकील के दलाइल के बाद फैसला करता है कि पहले जज ने किरण की मेडिकल रिपोर्ट को ना देखकर गलत किया है। इस केस के फैसले पे पूरे मुल्क के लोगों की नजर है। केस की वजह से मुल्क के कानून को दोबारा परखने और उसको तब्दील करने की जरूरत है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को क्यों मारने पर मजबूर हो गया। किरण के केस की सुनवाई की अपील मंजूर हो गई। जज के इस फैसले पर सब खुश होते हैं, लेकिन इस केस की सुनवाई की जरूरत ही पेश नहीं आई। अदालत ने किरण के केस को प्रोवोकेशन की बुनियाद पर किरण के केस को मर्डर से बदलकर मैन स्लॉटर में तब्दील कर दिया और इस तरह किरण की सजा कम होकर 4 साल हो गई, जो कि जेल में गुजारे वक्त को ढालकर पूरी हो चुकी थी। किरण जेल में 3 साल और 4 माह गुजार चुकी थी, इसलिए किरण को फौरी रहा कर दिया गया। किरण की रिहाई के वक्त पूरा मीडिया वहाँ जमा होता है। किरण की आजादी किसी एक औरत की नहीं थी, बल्कि हर उस औरत की आजादी थी जो अपने शौहर के घरेलू तशद्दुद का शिकार थी और उस तशद्दुद और बेइज्जती से ज़हनी अजियत और डिप्रेशन का शिकार थी। किरण की रिहाई पर रोनी और जेल की बाकी कैदी औरतें भी खुश होती हैं। मीडिया के लोग किरण को अपने केस के बारे में बात करने को कहते हैं। किरण लोगों की इस हौसला अफजाई करने के लिए शुक्रिया कहती है और कहती है जिंदगी किसी भी जुल्म को खामोशी से सहने का नाम नहीं है।
ऐसे रिश्ते में कोई चाहत और मोहब्बत नहीं जो जिल्लत से भरा हो। यह हर औरत का फर्ज है कि वो अपने बेटों को औरतों की इज्जत करना सिखाए, ना कि तशद्दुद और नफरत। तभी यह दर्द और बेइज्जती करने जैसे रवैये का खात्मा होगा। मेरी अहमियत इस केस में शायद अहम नहीं है, लेकिन ये मुद्दा जरूर है जो इस केस की वजह से उठाया गया है। प्लीज इसे ना भूलिए। ऐसी बहनें जिनको आपकी जरूरत है, प्लीज। जेल में किरण की जिंदगी एक कैद की तरह नहीं थी, बल्कि नई जिंदगी और उसकी आजादी की तरफ किरण का पहला कदम था। किरण को अपने बच्चों के साथ दिखाया जाता है। वो अपने बच्चों को स्कूल भेजती है और अपने बच्चों को जाते हुए देखकर खुश होती है। इस कहानी के असल किरदार का नाम किरण अहलूवालिया है। इस केस की वजह से बरतानिया के कानून में तब्दीली लाई गई। ये केस बरतानवी हुकूमत के लिए एक मशले राह बना, ऐसी ख्वातीन के लिए जो अपने शोहर के हाथों तशद्दुद की वजह से जहनी अजियत में मुब्तला थी। प्रोवोकेशन के नजरिए पर दोबारा गौर किया गया और किसी दूसरे इंसान के उकसाने पर कोई इंसान अगर मजबूर हो के कदम उठाए तो ऐसी सूरत में इस इंसान की जहनी हालत को भी मद्देनजर रखा जाए। इसमें कुछ फैक्ट शेयर किए गए हैं, जैसे जब कोई इंसान किसी जुर्म में जेल जाए या गिरफ्तार हो, चाहे वो बेकसूर क्यों ना हो, बयान देते वक्त अपने वकील से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि मौके पर दिया गया बयान आगे जाकर इस केस को मजबूत या फिर कमजोर कर सकता है। जैसे किरण के साथ हुआ, इसके वकील के बगैर दिया गया बयान ने इसके केस को कमजोर कर दिया था। बैंक नुकसान में जाने वाली कंपनी की मदद नहीं करता, ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ है।